तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कल जिस युवराज की आपको कहानी सुनाई थी, जिसे जिंदा बचाया जा सकता था, जो पौने 2 घंटे तक गिड़गिड़ाता रहा कि मुझे बचा लो, और तीन एजेंसियां, पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम मिलकर भी उसे बचा नहीं पाई। सुबह 6 बजे कल मतलब लाश बरामद हुई थी। और अब सैटरडे रात की ये घटना है। आज ट्यूसडे की शाम को वो कार उस पानी से बाहर निकली। तो अंदाज़ा लगाइए कि एक जीते जी शख्स को पहले तो मरने दिया गया और उसके बाद 6 घंटे बाद लाश मिली, और कार को निकालने में लगभग 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग गया। खैर, आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज की कहानी बिहार और पटना पुलिस के चमत्कार कहें या अंतर्यामी पटना पुलिस कहें, उनकी कहानी है। ये कहानी पटना के करीब जहानाबाद एक जगह है, और उसी जहानाबाद में रहने वाली एक 15-16 साल की लड़की की है। 15-16 साल की ये लड़की, जिसका सपना था डॉक्टर बनना, घर वालों ने उसके सपने का साथ दिया और उसे कहा, बेटा तुम डॉक्टर बनो, जहां जाकर पढ़ाई करनी है करो। लड़की जहानाबाद से बिहार की राजधानी पटना पहुंचती है, क्योंकि वहां अच्छा कोचिंग सेंटर था। वहां वो नीट की तैयारी के लिए एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेती है, और उसी कोचिंग सेंटर में रहकर अब वो पढ़ाई कर रही थी। अब चूंकि वो अपने घर से दूर पटना आई थी, तो रहने के लिए कोई ठिकाना चाहिए था। तो शंभू गर्ल्स हॉस्टल करके एक चित्रगुप्त नगर पटना में, वहीं पर वो हॉस्टल में रहने लगी। पिछले महीने दिसंबर साल की विदाई का वक्त था। 25 दिसंबर को क्रिसमस, तमाम स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर बंद थे, तो वहाँ भी छुट्टियाँ थी। करीब 10 दिन की छुट्टी थी। तो इस लड़की ने भी कहा कि छुट्टी है, घर वापस चलते हैं। वो जहानाबाद 26 दिसंबर को लौट गई, अपने घर रही, नया साल घर वालों के साथ मनाया। फिर 5 जनवरी को वो जहानाबाद से ट्रेन के ज़रिए पटना पहुँचती है। 5 जनवरी की रात हॉस्टल पहुँच गई, माँ बाप से बात की, दोस्तों से बात की। इसके बाद खाना खाकर सो गई। अब 6 जनवरी की तारीख आती है। 6 जनवरी की सुबह आमतौर पर हॉस्टल में एक टाइमिंग होती है खाने का, ब्रेकफास्ट का, डिनर का। तो जब 6 जनवरी की सुबह हुई, तो तय वक्त पर ये लड़की अपने कमरे से बाहर नहीं निकली ब्रेकफास्ट करने के लिए। कई बार होता है कि चलो, कई बच्चे नहीं करते हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब दोपहर का वक्त हो गया, लंच का टाइम था, लेकिन वो लड़की लंच करने के लिए भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। तब हॉस्टल के जो संभालते हैं सारी जिम्मेदारियां, उन्हें लगा कि न वो ब्रेकफास्ट के लिए आई, न लंच के लिए आई। वो उसके कमरे के बाहर गए, आवाज़ दी, अंदर से किसी ने सुना नहीं, दरवाज़ा खुला नहीं। फिर हॉस्टल के बाकी स्टाफ गए और उन्होंने किसी तरीके से उस दरवाजे को खोला। जब अंदर पहुँचे तो देखा कि वो लड़की बेहोश पड़ी है। हिला डुला कर देखा, सांसें चल रही थी, लेकिन बेहोश थी। फौरन उसे उठाकर नज़दीक के एक अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उसे देखा, फिर कहा कि नहीं, इसकी हालत सीरियस है, गंभीर है, तो इसे दूसरे अस्पताल ले जाइए। फिर उसे उस अस्पताल से एक दूसरे अस्पताल ले जाया गया। अब वहाँ पर अगले 3 दिन तक वो लड़की रहती है। 6 जनवरी को जब वो लड़की पहली बार पहले अस्पताल पहुंची, तो अस्पताल वालों ने पुलिस को खबर दी थी, क्योंकि लड़की के जिस्म पर कुछ चोट के निशान थे। चित्रगुप्त नगर थाना पड़ता था, थाने को खबर दी गई, लेकिन थाने वाले शायद किसी और काम में ज़्यादा बिजी थे। वो हॉस्पिटल आए ही नहीं लड़की को देखने के लिए। 6, 7, 8, 3 दिन बीत गए, हॉस्पिटल में कोई पुलिस वाला नहीं आया। अब वो दूसरे हॉस्पिटल में है। 9 जनवरी की तारीख आ गई। 9 जनवरी को उस दूसरे हॉस्पिटल ने कहा कि लड़की की हालत सीरियस है, आप इसे किसी और बड़े अस्पताल में ले जाइए। तो पटना में मेदांता हॉस्पिटल, एक बड़ा नाम, वहाँ रेफर कर दिया गया। डॉक्टर ने शायद बताया कि लड़की की हालत नाजुक भी है। तो पहली बार इधर लड़की के घर वाले जहानाबाद से अपनी बेटी की इस हालत की खबर सुनकर पटना पहुँच चुके थे। 9 जनवरी को जब ये हुआ कि लड़की की हालत सीरियस है, चोट के निशान भी दिख रहे हैं, तब घर वालों ने पुलिस में एफआईआर लिखने के लिए कहा
कि हमें लगता है हमारी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई, उसे मारा पीटा गया है। वही चित्रगुप्त नगर थाने में अब 9 जनवरी को यानी कि 3 दिन बाद FIR दर्ज होती। रोशनी कुमारी उस थाने की SHO हैं, महिला हैं, और यहाँ एक लड़की थी, लेकिन महिला होने के बावजूद उन्होंने संवेदना नहीं दिखाई। 9 जनवरी को FIR दर्ज हुई, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। 9 जनवरी को जब हालत सीरियस थी, तब पहली बार शायद SHO को लगा कि कुछ हो ना जाए, तो उन्होंने कहा अच्छा कुछ जांच करते हैं FIR के बाद। तब उन्हें लड़की के उस हॉस्टल में जाना चाहिए था जहां वो बीमार मिली थी, बेहोश मिली थी 6 जनवरी को, लेकिन SHO साहिबा ने इतनी जहमत नहीं उठाई। उन्होंने अपने गाड़ी के प्राइवेट ड्राइवर को कहा कि यार ये हॉस्टल कहाँ है मुझे पता नहीं, तुम जाओ ज़रा पता करो और देखो। अब एक पुलिस वाला नहीं, एक प्राइवेट ड्राइवर है, वो उस लड़की के हॉस्टल पहुंचता है। वहाँ जाकर अब वो पुलिस अंदाज में पूछताछ करता है और पूछता है CCTV कैमरे कहाँ हैं, ये कहाँ हैं, और रिकॉर्डिंग जो CDR है, जो VDR है, वो उठाकर ले आता है। पुलिस वाले नहीं, एक ड्राइवर SHO साहिबा का। खैर, अब 9 जनवरी को ये लड़की मेदांता हॉस्पिटल में रेफ़र कर दी जाती है, वहाँ एडमिट है। हालत बिगड़ती जाती है और 2 दिन बाद 11 जनवरी को मेदांता हॉस्पिटल में ये लड़की दम तोड़ देती। इधर इस बीच लड़की के माँ बाप लगातार पुलिस के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि साहब मेरी बच्ची के साथ कुछ ज़्यादती हुई है, कुछ लोगों ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, उसे मारा पीटा है, आप FIR लिखिए, तफ्तीश कीजिए, गुनहगारों को पकड़िए। पटना पुलिस टालती रही। कुछ खबरें छोटी मोटी उधर पटना के मीडिया में भी आ रही थी, लेकिन 11 जनवरी को जैसे ही इस बच्ची की मौत हो गई, पटना पुलिस को लगा कि अब मीडिया वाले इस खबर को तूल देंगे, तो क्या किया जाए। पटना पुलिस ने तय किया कि चलो अब इस मामले को निपटाया जाए। लड़की की मौत के अगले दिन 12 जनवरी को पटना के सदर वन के ASP बोले तो असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मिस्टर अभिनव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये कहते हैं कि ये जो लड़की 6 जनवरी को बेहोश मिली थी, उसके कमरे से नींद की गोलियां मिली हैं, और उसको देखकर ये लगता है कि शायद उसने अपनी जान देने की कोशिश की और बाद में उसकी जान चली गई। फिर ASP उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जब मीडिया सवाल पूछती है कि इस लड़की के साथ कोई फाउल प्ले नहीं हुआ, किसी ने सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश नहीं की, प्राइवेट पार्ट्स पर कोई जख्म नहीं मिले, कोई ज़बरदस्ती करने के सबूत नहीं मिले, तो ये एक खुदकुशी टाइप मामला है। 12 जनवरी को लड़की की मौत के नेक्स्ट डे एक ASP जैसे पद पर बैठे हुए पुलिस अफसर बाकायदा मीडिया को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्ड पर ये बात कहते हैं। आप भी सुनिए कि SP ने 12 जनवरी को ये क्या कहा। देखिए 9 जनवरी को चित्रगुप्त नगर थाने में एक सूचना मिली थी कि एक बच्ची जो 18 साल की है वो हॉस्पिटल में कोमा में है और उसके परिजन उसके साथ मारपीट और सेक्सुअल असॉल्ट का शिकायत दर्ज की है। उनकी शिकायत पे विधिवत जो है एक FIR संख्या 14/26 चित्रगुप्त नगर थाना में दर्ज की गई है। अब तक के जांच से जो सामने आया है, डॉक्टर का कहना है कि उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया गया है। बच्ची के रूम से हम लोगों को नींद की ढेर सारी गोलियां बरामद हुई हैं। मेडिकल हिस्ट्री देखने से डॉक्टरों का कहना है कि उनके द्वारा बल्क मात्रा में नींद की गोली जो है वो खा करके आत्महत्या की कोशिश की थी, और उसके साथ साथ डॉक्टरों का कहना है कि उनको मियादी बुखार भी था। अब ASP साहब बोल गए, मीडिया को भी लगा कि यार इतना बड़ा अफसर पुलिस का रिकॉर्ड पर कह रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई फॉल प्ले नहीं होगा, सब कुछ नॉर्मल है। लड़की के माँ बाप यूं ही बोल रहे हैं, उन्हें लगता होगा ऐसा हुआ है, लेकिन फैक्ट्स तो है नहीं, क्योंकि ASP साहब डॉक्टर का भी हवाला दे रहे हैं कि डॉक्टर के मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से कोई प्राइवेट पार्ट में चोट नहीं है, कोई सेक्सुअली असॉल्ट नहीं किया गया है। 12 जनवरी को ये उन्होंने मीडिया को बयान दिया, बात आई गई हो गई। 13 जनवरी बीत दी, अब 14 जनवरी की तारीख आ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के 48 घंटे बाद अचानक उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरे पटना पुलिस की थ्योरी को पलट कर रख देती है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा था कि लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। प्राइवेट पार्ट्स पे कुछ जख्म के निशान मिले जिससे लगता है कि उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई। उसके जिस्म पर अनगिनत जख्मों के निशान मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये भी कहता है कि उस लड़की के जिस्म पर नोचने और खरोचने या खसोटने के भी निशान मिले। कुल मिलाकर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का लबोलवाब ये था कि सेक्सुअल असॉल्ट या यौन शोषण की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अब जैसे ही ये रिपोर्ट आई, जाहिर सी बात है पटना पुलिस के हाथ पांव फूल गए कि भाई पटना पुलिस एक एएसपी जैसे जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ शख्स बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आए ये कैसे कह सकता है कि उसकी मौत में कोई फॉल प्ले नहीं है, जिसमें पर कोई जख्म के निशान नहीं है, उसको यौन शोषण करने की कोशिश नहीं की गई, सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश नहीं की गई, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके उलट कहानी सुना रही है। अब जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, पटना पुलिस के हाथ पैर फूले, उधर मीडिया पहुंच गई। अब सवाल पूछा जाने लगा। अब उधर एएसपी तो एसपी जो उनके बॉस हैं एसएसपी, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पटना, कार्तिकेय के शर्मा, अब वो मीडिया से मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि भाई इसमें हमारी क्या गलती, सारा ठीकरा डॉक्टर पर फोड़ देते हैं। कहते हैं एक डॉक्टर ने कहा कि कोई सेक्सुअली असॉल्ट नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहा हुआ है, तो हम क्या करें। अब बोलते बोलते ये भी कह गए कि ये मतलब उसने खुद ही जान देने की कोशिश की। जो हमारा रिपोर्टर तो उसने पूछ लिया कि अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, जख्मों के निशान बताए जा रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये भी कह रहा है कि रेप की कोशिश से इनकार नहीं कर सकते, और आप भी अब भी कह रहे हैं कि ये खुदकुशी का मामला है। फिर वो क्या जवाब देते हैं। तो एसएसपी साहब का वो वर्जन, फिर रिपोर्टर का खुद चौंक कर ये सवाल पूछना और फिर उनका जवाब, ये भी सुन लीजिए। उनके यूरिन रिपोर्ट में भी आया नींद की, उनकी जो मृत्यु हुई है वो नींद जो दवाई है उसी कारण हुई है। इसमें केवल एंगल ये आया है कि पहले इसमें कहीं कोई इसमें शक नहीं है कि ये सुसाइड का मामला है। इसमें केवल यानी अभी भी मान रहे हैं कि सुसाइड की है छात्रा। मैं आपको वही बता रहा हूँ इसमें कि जैसा आप स्पष्ट खुद भी देख सकते हैं ये चीज़ कि जो उनका सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी है, इसमें जब महिला अपने घर गई हुई थी 26 तारीख को और 5 तारीख को लौटी थी, वहाँ से जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह आया पूरे हॉस्टल तक का, वो सब कुछ कैमरा अवेलेबल है, वो सारे रिकॉर्डिंग में लिया गया है। तो एएसपी की तो बात आपने सुन ली, अब एसएसपी साहब की भी सुन लीजिए कि सब कुछ हो चुका है, लेकिन अब भी वो अपनी पुलिस, अपने डिपार्टमेंट, अपने सबऑर्डिनेट, अपने जूनियर सबको क्लीन चिट दे रहे हैं और कह रहे नहीं हमारी नहीं तो डॉक्टर की गलती। अब सवाल ये कि वो डॉक्टर कौन है जिसके बलबूते पर 12 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एएसपी ने क्लीन चिट दे दी थी कि इसमें कोई फॉल प्ले नहीं है, ये एक सिंपल सुसाइड का मामला है। इसके बाद जब मामले ने तूल पकड़ा तो पता चला कि जिस डॉक्टर ने, मतलब तब तक कायदे से पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई थी और उसने कहा जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जबकि वहीं के एक सीनियर डॉक्टर ने कहा कि नहीं ऐसा है, कुछ जख्मों के निशान मिले हैं, सेक्सुअली असॉल्ट हो सकता है। अब पुलिस 2 डॉक्टर थे, 2 स्टेटमेंट, लेकिन अपने फायदे के हिसाब से उन्होंने उस डॉक्टर के स्टेटमेंट को पकड़ा, चुना, जो पुलिस की थ्योरी को सही साबित करती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जबकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सारी कहानी साफ हो गई। अब सवाल यह है कि आखिर इस लड़की के साथ हुआ क्या, बेहोश कैसे हो, और पूरा मामला क्या है, और पटना पुलिस ने इसमें क्या क्या गलतियां की। जब पहली बार 6 जनवरी को ये लड़की हॉस्पिटल में एडमिट हुई, 5 जनवरी की रात ये अपने घर से पटना वापस लौटी थी। जब ये हॉस्टल तक पहुंची तब बिल्कुल ठीक थी, इसने खाना खाया, इसकी तबीयत भी ठीक थी, थोड़े से इसके कुछ मेडिकल इश्यूज थे लेकिन बिल्कुल फिट। 5 जनवरी की रात अपने माँ बाप से बात करती है, अपने दोस्तों से बात करती है और सो जाती है। उसके बाद कोई कहानी नहीं। फिर कहानी 6 तारीख को होती है जब वो बेहोश मिलती है। अब सवाल ये है कि 5 की रात से लेकर 6 की सुबह तक क्या कुछ हुआ, उसी में ये पूरी कहानी है।
अब पुलिस का कहना है कि हमने सीसीटीवी फुटेज खंगाला 5 की रात से लेकर 6 तक, हमें कोई ऐसी सस्पिशियस चीज़, संदिग्ध चीज़ नहीं मिली उस कैमरे में कि कोई आया कोई गया। और बस इसी एक बिंदु पर पुलिस ने कहना है कि कोई फॉल प्ले नहीं। अब यहाँ एक दूसरी तस्वीर है इस कहानी की। 6 जनवरी को जब इस लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया, 6 जनवरी को ही अस्पताल की तरफ से पुलिस को इन्फॉर्म किया गया कि एक ऐसा केस है, और वहीं जो उस ज्यूरिसडिक्शन में आता है चित्रगुप्त नगर थाना, उनको बताया गया, पर थाने की कोई पुलिस उस लड़की के पास नहीं पहुंची, न 6, न 7, न 8। पहली बार पहुंची 9 जनवरी को, और 6, 7, 8 चित्रगुप्त नगर थाने ने कुछ नहीं किया। उनकी जो एसएचओ है रोशनी कुमारी, उनके ड्राइवर ने एक स्टिंग ऑपरेशन में एक बयान दिया। उसने कहा कि 9 जनवरी को मैडम ने मुझसे कहा, मैडम मतलब मैडम एसएचओ, कि मुझे ये पता नहीं कि ये लड़की हॉस्टल कहाँ है, कहाँ रहती है, उसका कमरा कौन सा है, तुम जरा जाओ। अब इस ड्राइवर के बयान के मुताबिक वो खुद उस लड़की के हॉस्टल में पहुंचता है, उस कमरे में पहुंचता है इस हादसे के 3 दिन बाद, और वहां से डीवीआर उठाकर ले आता है। और उसी डीवीआर के फुटेज देखकर पटना पुलिस ये कहती है कि कोई ऐसा सीसीटीवी कैमरे में हमें दिखा नहीं कि कोई आया कोई गया, तो कोई फॉल प्ले नहीं है। अब यहाँ एक बेसिक सवाल है कि जब हादसा हुआ उसके बाद 72 घंटे बीतते हैं, 72 घंटे बाद कोई शख्स जाता है, क्या इन 72 घंटों में सीसीटीवी कैमरे के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती? क्या इन 72 घंटों में ख़ास वक्त के फुटेज को उड़ाया नहीं जा सकता, या उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती? तो फिर पुलिस बिना जांच कंप्लीट किए हुए कैसे दावा कर सकती है कि यहाँ पे कोई फॉल प्ले ही नहीं है? अब जो लड़की के घर वाले हैं और बाकी कुछ लोग, अब दबी जुबान में सब उंगलियां उठ रही हैं, और एक गिरफ्तारी के बाद तो ये सवाल बहुत सीरियस हो गया है। उनका ये कहना है कि ये जो हॉस्टल है, जिस हॉस्टल में ये लड़की पढ़ती थी, मतलब रहती थी, इसकी संचालक एक लेडी है और साथ में और भी हैं। ये हॉस्टल दागदार रहा है। इल्ज़ाम ये है कि इस हॉस्टल में, चूंकि ये गर्ल्स हॉस्टल है, तो यहाँ पर कई जिस्म फरोशी के धंधे के मामले आए। अब यहाँ की ये कहानी इस तरफ जा रही है कि 5 जनवरी को जब ये लड़की लौटी, तो 5 जनवरी की रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद या तो इस लड़की को मार दिया गया, या शर्म के मारे इस लड़की ने खुद जान ली। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। कमरे से नींद की एक्सेस गोलियां मिली हैं, करीब 90। अब यहाँ ये भी है कि ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो किसी एक पेशेंट को या किसी भी एक शख्स को 90 गोलियां दे दे? सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये मना है। आप अगर प्रिस्क्राइब भी करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लेकर भी जाते हैं, तो एक मेडिकल स्टोर पर किसी भी इस देश में आपको 90 गोलियां कोई मेडिकल स्टोर वाला नहीं देगा। तो क्या ये आई वॉश उस कमरे में रख कर दिखाने के लिए कि इस लड़की ने अपनी मर्जी से जान दी? और अगर कहते हैं कि इस लड़की को और भी कोई चीज़ें थी, कोई गम था, कोई अफसोस था, डिप्रेशन में थी, तो फिर जिस्मों पर इतने चोट के निशान कहाँ से आए? जिस्मों को नोचने खसोटने के जख्म कहाँ से मिले? और उसके प्राइवेट पार्ट्स और बाकी जगहों पर वो जख्म कहाँ से मिले जो एक जद्दोजहद के दौरान अमूमन पाए जाते हैं? जब कोई किसी पर काबू पाने की कोशिश करता है, जबरन या ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, तब ऐसे निशान और सबूत मिलते हैं, जिसका जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। तो एसएसपी साहब अब भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी ये कह रहे हैं कि खुदकुशी का मामला है। लेकिन इन सवालों के जवाब कौन देगा कि ये जख्म, प्राइवेट पार्ट्स पर वो चोट के निशान, ये हवा से आए? कुछ तो हुआ 5 और 6 जनवरी की रात, और उसी कुछ के पीछे ये पूरी कहानी छुपी हुई है। अब जब ये सारी चीज़ें हुई और पटना पुलिस की फजीहत हो गई कि अंतर्यामी पटना पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ही ये ऐलान कर दिया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही, कि एक सिंपल केस है, नो फॉल प्ले, नो रेप अटेम्प्ट। देश की शादी कोई ऐसी पुलिस कोई भी हो जो इस तरह के दावे पहले ही कर दे, तो ऐलान कर दिया। तो अब जाहिर सी बात है, उस गलती को सुधारने के लिए 100 गलतियाँ और करेंगे। तो जब दबाव पड़ा, तो अब बिहार के डीजीपी विनय कुमार साहब ने एक एसआईटी बना दी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, जो इस मामले की जांच करेगी कि 5 से 6 जनवरी को क्या हुआ, डॉक्टर ने झूठ क्यों बोला, डॉक्टर ने अपने स्टेटमेंट में क्यों यौन शोषण की बात छुपाई,
क्यों 3 दिन के बाद पुलिस पहली बार उस हॉस्टल के कमरे में पहुंची, जो क्राइम सीन है, सारी चीज़ें, तो और ये भी है कि उस कमरे को साफ भी कर दिया गया। तो ये छोटी छोटी वो चीज़ें हैं जो सीधे सीधे शक पैदा करती हैं। किसी भी क्राइम में यही बेसिक चीज़ें होती हैं। क्राइम सीन को धो दिया आपने, क्राइम सीन में 3 दिन बाद पुलिस पहुंच रही है, CDR उठाने के लिए ड्राइवर जा रहा है पुलिस का, और आपको यही पता नहीं है कि 5-6 की रात को हुआ क्या है। और हॉस्टल के ऊपर ये है कि जिसमें फरोशी का धंधा भी करते हैं। तो क्या ये एक सेक्स रैकेट की तरफ मामला जा रहा है? क्या ऐसा कुछ हुआ जिसका लड़की ने विरोध किया तो उसे किनारे कर दिया गया? और हाँ, जो सबसे ज़रूरी बात कि जब ये लड़की 5 जनवरी को आई और 6 जनवरी को बेहोश मिली, हॉस्पिटल ले गए, तो बेहोशी के बाद उसी बेहोशी के आलम में ये लड़की कोमा में चली गई थी। कोमा में जाने का मतलब ये है कि या तो बहुत ज़्यादा सर पे चोट लगी है, या पुलिस की थ्योरी के हिसाब से वो जो गोलियां हैं खाई गई या जबरन खिलाई गई, ये तो अभी क्लियर नहीं है। तो वो लड़की कोमा में थी और कोमा की ही हालत में उसकी मौत हो गई। तो अब इस नीट की स्टूडेंट के साथ एक्चुअल में क्या हुआ, फिलहाल इसका जवाब पटना पुलिस नहीं दे रही है। हालांकि इतनी अंतर्यामी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले की बातें तो बता देती है, लेकिन अब पूछिए ये है क्या हुआ, 5-6 को क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, हॉस्टल में क्या हुआ, तो उनका एक ही जवाब है, हम जांच कर रहे हैं, जांच के बाद बताएंगे, हम देख रहे हैं और अभी जांच जारी है। इसके अलावा इनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन खैर अब SIT की टीम बना दी गई है। लेकिन मजाक देखिए कि जब हंगामा हुआ और इस केस में DGP साहब ने खुद SIT की टीम बनाई, तो उस SIT की टीम में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और बाकी सीनियर पुलिस अफसरों के साथ साथ ASP अभिनव, जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही क्लीन चिट दे दिया कि कोई रेप अटेम्प्ट नहीं है, और SSP कार्तिकेय शर्मा, जब भी मान के चल रहे हैं बिना, अभी SIT की जांच शुरू नहीं हुई, SIT बनने का ऐलान हुआ और उसके बाद भी वो ये कह रहे हैं कि सुसाइड का मामला है। हो सकता हो, लेकिन जब जांच ही शुरू नहीं हुई तो आप उससे पहले कैसे कह सकते हैं? तो इन्हीं ASP और इन्हीं SSP, इन दोनों को भी उस SIT टीम में शामिल किया गया, जो अब इस सच्चाई का पता लगाएंगे कि इस नीट की छात्रा के साथ हुआ क्या था, मौत कैसे हुई, बेहोश कैसे हुई, कोमा में कैसे गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात है तो उससे पहले डॉक्टर ने गलत बयानी क्यों की, ASP ने आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों झूठी बात कही, SSP ने क्यों उसी ASP की बात को आगे बढ़ा दी। तो जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, जिन पुलिस वालों ने इस पूरे केस को इधर से उधर कर दिया, अब SIT टीम बनी है और उस SIT टीम में ये दोनों भी शामिल हैं, तो फिर इस SIT की टीम की जो रिपोर्ट आएगी वो अभी से समझा जा सकता है कि उस रिपोर्ट में क्या होगा। मतलब ये ओपन सीक्रेट है कि जिन्होंने पूरे केस को तबाह कर दिया, पूरे केस की ऐसी की तैसी कर दी, अब वही अगर इसी SIT में मिलकर इस मामले की जांच करेंगे तो कितनी सच्चाई से इस केस का सच वो सामने लाएंगे, सोचिएगा जरूर। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।